नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूँ आपकी ज्योग्राफी वाली क्लास लेकर के। और अब हम पढ़ रहे हैं 10th की जो एनसीईआरटी है ना, 10th की एनसीईआरटी का ये दूसरा चैप्टर है, वन एवं वन्यजीव संसाधन। पहला चैप्टर इसके पहले पढ़ा चुका हूँ, आप जा कर के पीछे देख सकते हैं वीडियो में। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है भैया। देखिए, लेप्चा लोकगीत है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इस पे आप इसे देख सकते हैं। आगे यहाँ देख लीजिए भैया कि इस ग्रह पर, कौन सी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इस ग्रह पर सूक्ष्म जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर ठीक बट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल, मतलब करोड़ों जीवधारी भैया इस पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक, तो क्या हो गया कि यह पूरा आवासीय स्थल जिसमें हम रहते हैं ना, ये जैव विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक, पूरा बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ एरिया है पृथ्वी। ठीक, मानव और दूसरे जीवधारी क्या करते हैं, एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन कौन भैया, मानव और सभी जीव क्या करते हैं, एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका तो हम मात्र एक हिस्सा है ना। चलो, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर हैं। जैसे अब देखिए, वायु से हम क्या सांस लेते हैं, जल पीते हैं, मृदा अनाज पैदा करती है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक, तो भैया पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव इनका पुनर्सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र प्राथमिक उत्पादक है, याद रखिएगा, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर हैं। ठीक, इन पे सभी दूसरे जीव निर्भर हैं। आगे देखिए, पहले तो यहाँ समझ लीजिए कि वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। किस किस में, देखिए, एक तो इसको समझ लीजिए ना, ये पॉइंट बहुत बेहतरीन पॉइंट है। ऐसे समझ लीजिए कि भैया जो वन्य जीवन है और कृषि फसल है, ठीक, इसमें क्या है, उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। किसमें, वन्य जीवन में यानी वाइल्ड लाइफ में, और कृषि फसल में। ठीक, यह आकार और कार्य में भिन्न है। मतलब देख रहे हैं, वन्य जीवन जो है इसका आकार कुछ अलग ही है, इसका काम कुछ अलग ही है। कृषि फसल है, इसको मानव जो है वो खेती करता है, फसल उगाता है, इसका भी कार्य है, इसका भी आकार अलग है, कार्य अलग है, लेकिन अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र से गुथी हुई है। ठीक, मतलब जैसे अब वाइल्ड लाइफ है ना, वाइल्ड लाइफ हो गई ना, तो इसका कार्य संरचना आप अलग ही देख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें एक जीव के एक पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। ठीक, अंतर्निर्भरता है, सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। जैसे अब पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे बाहर से मतलब प्रकाश संश्लेषण किए, भोजन बना लिए, है ना, भोजन बनाने के बाद अब इन पर डिपेंड है छोटे छोटे जीव, है ना, छोटे छोटे जीव। फिर इन छोटे छोटे जीवों को खाने वाले जो जीव होते हैं वो, फिर जैसे मेढक है ना, और मेढक को खाने वाला जैसे सांप है। इस तरीके से देख रहे हैं ना, सब कितने जटिल एक तंत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसे ही कृषि फसल वाले में भी होता है ना, उसका भी कार्य और आकार भले अलग है, लेकिन अंतर्निर्भरताओं में अगर देखेंगे तो जटिल जाल तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। कैसे, अब जैसे फसल है ना, खेत में फसल उग रही, इसमें क्या, फसल के साथ साथ सूक्ष्म जीव, चूहे, सांप, ये सभी खेत में रहते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे पर डिपेंड है ना। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता है। ठीक, अंतर्निर्भरताओं के जटिल द्वारा एक तंत्र से होती हैं, आकार और कार्य में भले अलग हों। ठीक, चलिए अब यहाँ देखते हैं यह कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यदि आसपास आप नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। मतलब ऐसे
कुछ पेड़ पौधे आप अपने आसपास देखेंगे कि वो पौधा पेड़ सिर्फ आपके ही एरिया में होगा और किसी क्षेत्र में नहीं होगा। वो बात ये पॉइंट कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे या प्राणी ही आप देखेंगे कि वो प्राणी सिर्फ आपके ही एरिया में पाया जाता है, किसी और दूसरे क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो भैया वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। ठीक है ना, मतलब बायोडाइवर्सिटी जो में भारत जो है सबसे समृद्ध देशों में से एक है भैया। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है। याद रखिएगा कि विश्व में जितनी जैव उपजातियाँ पाई जाती हैं ना उसका 8% भारत में पाई जाती है, मतलब लगभग 16 लाख उपजातियाँ। ठीक, अब देखिए ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वन और वन्यजीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्सों के बारे में पढ़ चुके हैं ना। इसके पहले वाले चैप्टर में ये सब चीज़ें पढ़ी जा चुकी हैं, 7th में भी ये चीज़ें थी, है ना, तो उसे ध्यान रखिएगा। 7th की NCERT थी, उसमें भी इसके बारे में आप पढ़े होंगे। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का अपने दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ठीक, तो वहाँ भी बात हुई थी। क्या महत्व है भैया, ये तो आप समझ ही रहे हैं। देखिए ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कदर ही नहीं करते। इतनी ज़्यादा इजी अवेलेबल है, हर चीज़ आपको मिल जा रहा है, तो इसकी कदर नहीं है आपको। ठीक है ना, लेकिन पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है ना। अंधाधुंध दोहन करें, वनों की कटाई करते जा रहे हैं, जीव जंतुओं का शिकार करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो संसाधन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दबाव बहुत ज़्यादा है संसाधनों पर। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक, आगे देखिए, भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण, यानी भैया भारत में जो वन है और वाइल्ड लाइफ है इनका प्रोटेक्शन करना है ना, संरक्षण करना है। तो इनका संरक्षण आप कैसे करेंगे? नहीं संरक्षण करेंगे तो यही स्थिति होगी। क्या स्थिति होगी भैया कि उसका इस तरीके से असंवेदना के कारण क्या हो जाएगा, पूरा फिर संसाधन पर दबाव इतना ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे संसाधन सब खत्म होने लगेगा, तो समस्या आगे बढ़ेगी। तो भैया इसके लिए क्या ज़रूरी है, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण जरूरी है। तो कैसे संरक्षण करेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। ठीक, संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संरक्षण की आवश्यकता क्यों है तो समझ लीजिए भैया। पहले तो यही देख लीजिए कि वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। कैसे भैया? जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो हमारा वन है, उसका क्या हो रहा है, तेज़ी से ह्रास हो रहा है ना, तो इसीलिए इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन हमें वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? तो क्यों आवश्यक है भैया, यहाँ देखिए संरक्षण करना आवश्यक क्यों है। पहली बात समझिए कि संरक्षण से, अगर संरक्षण होगा तो संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहेगी ना, डाइवर्सिटी बनी रहेगी। और क्या होगा, हमारे जीवन साध्य जो संसाधन है ना, जैसे जल है, वायु है, मृदा है, ठीक, ये बने रहते हैं। अगर ये सब संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, जल, वायु, मृदा ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, इन पर दबाव इतना ज़्यादा आ जाएगा कि धीरे धीरे सब खत्म होने लगेंगे। ठीक, समस्याएं पैदा होने लगेंगी। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए, देखिए यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जेनेटिक यानी जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। ठीक, अगर आप पर्यावरण संरक्षण करेंगे या ये वन्य जीवन का संरक्षण करेंगे, वन का संरक्षण करेंगे, तो क्या होगा, इससे इनकी जेनेटिक विविधता, डाइवर्सिटी वो बनी रहेगी ना। पता चलेगा कि आप संरक्षण नहीं कर रहे, धीरे धीरे खत्म हो गया। कुछ जानवरों को तो आप जानते ही नहीं, देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे जानवरों को तो आप अपनी लाइफ में भी नहीं देख पाए, और भी जो उन पर डिपेंड है जीव, उनका भी धीरे धीरे समापन हो जाएगा, संकट की स्थिति में चले जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है भैया कि वनस्पति और पशुओं के जेनेटिक विविधता को भी संरक्षण करने में मदद मिलती है। ठीक, दूसरी बात क्या है, संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। तीसरी बात, हमारे जीवन साध्य जो संसाधन है ना, जैसे जल, वायु, मृदा, ये भी बने रहते हैं। इसीलिए संरक्षण जरूरी है। किसका संरक्षण जरूरी है? वन और वन्य जीवन का। ठीक,
अब देखिए उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। ठीक, जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। ठीक, जो वाटर डाइवर्सिटी है, ये जलीय जैव विविधता है, मछली पालन के लिए। ठीक, तो चलिए इधर देख लीजिए भैया, यह शांत घाटी देख रहे हैं। शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस की पौधा लगा रही हैं। ठीक, छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं देख रहे हैं, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई महिलाएं, ये सब दिखाया जा रहा है मैप में। देखिए कितना जंगल का यूज है। ठीक, अब यहाँ आगे देखिए कि भैया 1960-70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की थी। ठीक, तो भैया 1960-70 के दशक के दौरान क्या हुआ था, पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। जो पर्यावरण संरक्षक थे उन्होंने क्या किया कि भैया वन्य जीव सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया कि भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक, ये याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू हुआ। ठीक, इसमें क्या हुआ तो भैया, इसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के प्रावधान किए गए और सारे भारत में जो रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। ठीक, जो रक्षित सूचियों भी प्रकाशित किया गया था। और क्या किया गया था भैया कि वन्य जीवों के आवास को संरक्षण दिया गया था। संकटग्रस्त जातियों के बचाव, देख रहे हैं यहाँ पर कि संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध, ठीक, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक, ये सब क्या है, ये सब कौन लगा रहा है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हो रहा है। ठीक, याद रखिएगा, आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात क्या हुआ भैया, केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार यानी सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ठीक, ये सब स्थापित किए। ये सब स्थापित किए हैं ना, मतलब अब ये समझ लीजिए कि ये एक्ट आया, भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 आया। इसके तहत क्या किया गया कि पारिस्थितिकी को संरक्षण प्रदान किया गया ना, संकटग्रस्त जातियों के बचाव के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया ना, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण किया गया, जंगली जीवों पर के व्यापार पर रोक लगाया गया। अब ये सब काम जब हुए ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत, तो उसी टाइम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने क्या किया, नेशनल पार्क बनाया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित किए। ठीक है ना, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं आप। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी लागू किया। ठीक, कई परियोजनाओं की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या था भैया कि गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। ठीक, जैसे अब मान लीजिए कि ठीक, जैसे मान लीजिए क्या ये कि बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण जिसे हंगुल कहते हैं ना, और 3 प्रकार के मगरमच्छ। भारत में 3 प्रकार के मगरमच्छ होते हैं ना, एक तो स्वच्छ जल वाले मगरमच्छ, लवड़ी जल वाले मगरमच्छ और घड़ियाल। ठीक, एशियाई शेर और अन्य प्राणी इसमें शामिल हैं कि इसके संरक्षण में। ठीक, प्राणियों के संरक्षण पर फिर जोर दिया जाने लगा। ठीक, इसके अतिरिक्त देख लीजिए यहाँ, इसके अतिरिक्त देखिए कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, ठीक, गोडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक, ये देखिए बाघ परियोजना देख लीजिए भैया कि बाघ परियोजना में वन्य जीवन संरचना में टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की जो अनुमानित संख्या थी ना, वो 55,000 से घटकर 1827 रह गई थी। ठीक है, 1973 में जब अधिकारियों ने ये बात देखी तो फिर क्या हुआ भैया कि बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, ठीक, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, ठीक, जनसंख्या में वृद्धि बाघों को घटती संख्या के मुख्य कारण रहे हैं। ठीक,
बाघों की संख्या क्यों घट रही है ना, अगर ये मेंस वगैरह में अगर पूछ लिया ऐसे इस तरीके से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं भैया कि बाघों को इतना प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके कम होने का क्या कारण है भैया। तो क्या कारण है कि पहली बात तो उसको मार देते हैं ना, व्यापार करते हैं, ठीक, और उसका आवास स्थल सिकुड़ रहा है, भोजन के लिए जंगली उपजातियों की भी कमी हो रही, जनसंख्या में वृद्धि की वजह से बहुत सारे ऐसे रीजन है ना। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसे मेडिसिन में भी उसका यूज कर रहे थे, ठीक। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करते हैं और सबसे ज़्यादा बाघ यहीं हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा चोरी, गैरकानूनी व्यापार सब ये इसी एरिया में है। इसी एरिया में चोर जो हैं वो इसी एरिया में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है, ठीक। इसकी शुरुआत देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, ठीक। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, समझ लीजिए। इसमें क्या है, इसमें भैया इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है, ठीक। ये देखिए एक सींग वाला गैंडा है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक। ये देखिए यहाँ पर हिरण है, ये कांजीरंगा का दृश्य है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी बताइए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। चलिए अब देखिए, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार यानी सेंचुरी है, असम में मानस बाघ रिजर्व है और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। ये सब बाघ रिजर्व याद रखिएगा, है ना। भारत में बाघ परियोजनाओं के उदाहरण है, याद रखिए। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित है, न कि इनके विभिन्न घटकों पर, समझ रहे हैं ना। तो आजकल क्या है कि जो प्रोटेक्शन हो रहा है ना, जैव विविधता पर केंद्रित हो गए ना, बायोडाइवर्सिटी पर, ये ध्यान देना जरूरी है, ठीक। इसके विभिन्न पार्टों पर जैसे अलग अलग आजकल अब नहीं प्रोटेक्शन किया जा रहा है कि भैया शेर का अलग से, बाघ का अलग से, चीतल का अलग से, है ना। अब इस तरीके से अब आजकल नहीं हो रहा है। अब आजकल क्या है भैया, पूरी बायोडाइवर्सिटी पर केंद्रित हो गया, हमें सभी जीव जंतुओं को बचाना है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब देखिए, संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है, ठीक। मतलब और क्या क्या हम तरीका अपना सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। संरक्षण परियोजनाओं में कीटों को भी अब महत्व मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। वन्य जीव अधिनियम 1980, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980, ठीक, 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देख लीजिएगा भैया कि 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई थी, याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर भैया कि जो वन है, वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और इनके वितरण के बारे में, ठीक। तो क्या है कि भैया यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो इनका प्रबंधन, नियंत्रण, विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है ना, इतना आसान चीज़ें नहीं होती हैं ना, ये सब प्रोटेक्शन करना थोड़ा सा कठिन वाला काम है। अब देखिए कि भारत में, यहाँ देखिए, भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन, एक सेकंड ऐसे, भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग या अन्य विभागों के, ठीक। तो भारत में अधिकतर जो वन है ना, फॉरेस्ट, तो भारत में अधिकतर जो वन है या वन्य जीवन है या तो सरकार के अधीन है या वन विभाग के या अन्य विभाग के अधीन में है, ठीक। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस सरकार के प्रबंधन में ही है ना, इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक। अब कैसे भैया, एक तो होता है कौन सा वन, ये देखिए, एक तो वन होता है आरक्षित वन, ठीक। आरक्षित वन भैया, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, ठीक। आधे से अधिक, सबसे ज़्यादा यही है। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो भैया आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, ठीक। उसके बाद रक्षित वन है, ठीक। रक्षित वन भैया वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है, ठीक।
देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। ठीक, इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, रक्षित वनों की। ठीक, उसके बाद अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत वन क्या होता है भैया कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं ना, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। ठीक, मतलब वो सभी प्रकार के वन, ठीक, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि, ठीक, जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के अंडर में है, वो अवर्गीकृत वन है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, आरक्षित और रक्षित वन भैया ऐसे अस्थायी वन हो क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। ठीक, तो भैया आरक्षित और रक्षित वन में क्या है, सिंपल बात है कि आरक्षित और रक्षित वन क्या है, अस्थाई वन क्षेत्र हैं। ये भी याद रखिएगा, ये क्या है, अस्थाई वन क्षेत्र हैं। ठीक, जिनका रखरखाव भैया इमारती लकड़ी, ठीक, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जा रहा है। ठीक, मध्य प्रदेश में अस्थाई वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, याद रखिएगा। अस्थाई वनों में मध्य प्रदेश सबसे टॉप पे है। ठीक, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का ना 75% है, याद रखिएगा। प्रदेश का कुल जो वन क्षेत्र है उसका 75% वहाँ पर अस्थाई वन है। ठीक, अब इसके अतिरिक्त भैया जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वन क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है वहाँ पे। ठीक, आगे देखिए, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। ठीक, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, गुजरात में, यहाँ देखिए, अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है। ठीक, तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में अवर्गीकृत वन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो गया। आगे देखिए, समुदाय और वन संरक्षण। ठीक, समुदाय और वन संरक्षण। ठीक, वन संरक्षण की देखिए, वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात तो है नहीं। ठीक, हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं, है ना। मानव प्रजाति जैसे जो जनजातियां हैं ना, वो भी तो जंगल में रहती भैया। तो वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों का आवास भी तो है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास क्षेत्रों के संरक्षण में जुटे हुए ना। कुछ जैसे वहाँ के लोकल लोग हैं ना, गांव के लोग, वो गांव के लोग भी सरकार के साथ मिल कर के प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। ठीक, जीवों के, वन्य जीवन के, पेड़ पौधों के प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। ठीक, क्योंकि भाई अगर उनका प्रोटेक्शन, ये गांव के लोग भी समझ रहे हैं ना कि अगर उनका प्रोटेक्शन नहीं होगा ना, पेड़ पौधों का या जो पारिस्थितिकी तंत्र का, तो क्या होगा, जल्दी से सब खत्म हो जाएगा, तो लंबे समय तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी ना, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए वो भी जान रहे थे, इसीलिए दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकताओं की अगर पूर्ति करना है तो याद रखना, उनका प्रोटेक्शन करना है, सरकार के साथ मिल करके प्रोटेक्शन करना है उनका। ठीक, सरिस्का बाघ रिजर्व देखिए इधर, यहाँ देखिए भैया, सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ के खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। ठीक है ना, मतलब जो राजस्थान का जो सरिस्का बाघ रिजर्व है, वहाँ के लोग ही भैया खनन कार्य बंद करवा रहे हैं ना, ये चीज़ है। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। ठीक, खुद से ही, सरकार नहीं है तो खुद से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक, मतलब सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करे, अपने आप वो लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना, सरकार का हाथ उसमें कोई हेल्प नहीं चाहिए उनको भैया। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकौ, ठीक, यहाँ देखिए भैरव देव डाकौ सेंचुरी है, भैरव देव डाकौ सेंचुरी घोषित कर दी ना, जिसके अपने ही नियम कानून है वहाँ पर राजस्थान में लग रहे हैं। ठीक, जो शिकार वर्जित है और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवों को बचाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे देख लीजिए कि भैया कि पवित्र पेड़ों की झुरमुट,
पवित्र पेड़ों की झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति है भैया, क्या पवित्र पेड़ों की झुरमुट। तो ऐसे सिंपल बात है, पढ़िए। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, ठीक है ना भाई। देखिए प्रकृति हमारे जो देवी देवता भी आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति से ही रिलेटेड है ना। जल देव हैं, है ना, सूर्य देव हैं, वायु देव हैं, है ना, मतलब पवन देव जिसे कह रहे हैं, ठीक, वर्षा के देवता हैं। तो हमारे जो देवता भी रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं ये प्रकृति से ही संबंध रखते हैं, समझ रहे हैं ना। तो भैया इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है, ठीक। इन्हीं विश्वासों में विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचा कर रखा है, ठीक। इन्हीं विश्वासों ने सब बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों की झुरमुट यानी देवी देवताओं के वन कहते हैं, ठीक। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं, न ही किसी और छेड़छाड़ करने देते हैं, ठीक। मतलब ये इन सब एरिया में ना, जो ये पवित्र पेड़ों की जो झुरमुट है ना, इसमें या वो एक तो वो खुद भी नहीं घुसते हैं, या और दूसरे को भी वहाँ पर नहीं जाने देते हैं, ठीक। ये चीज़ है। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ की पूजा लोग करते हैं, तुलसी की पूजा लोग करते हैं। वही बात है कि कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की भी पूजा करते हैं और आदिकाल से इनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियां जो हैं महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक। उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियाँ हैं शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को पवित्र मानते हैं, अभी हमने बताया इसके बारे में, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए कि भैया भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियाँ और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है ना। चलिए, आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर, लंगूर पाएंगे, ठीक। अब जो वहाँ पर जाते हैं ना मंदिरों में, वो उन्हीं को खिलाते पिलाते हैं, ठीक। उन्हीं को फल दे दिया, केला दे दिया, इस तरीके से खिलाते पिलाते रहते भैया। मंदिरों के भक्त में वो सब गिने जाते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास, ठीक, आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोर के झुंड देख सकते हैं ना, जो वहाँ के समुदाय का हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए हिमालय में भैया चिपको आंदोलन चला था, ठीक। तो वन को कटाई को रोकने में तो कामयाब रहा ही, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान, या देखिए सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कि पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित, ठीक, पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है ना। टिहरी में किसानों का देखो चला था भैया बीज बचाओ आंदोलन, ठीक, नवोदायन आंदोलन, ठीक, नवोदायन ये सब दिखा था, ठीक। अब देखिए बीज बचाओ आंदोलन और नवोदायन ने दिखाया है कि रासायनिक उर्वरकों, मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, ठीक, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी क्या हो सकता है, विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। मतलब बिना रसायन के भी ये चीज़ें हो सकती हैं ना, कृषि बहुत अच्छी हो सकती है। वही बात यहाँ पर किया जा रहा है। बीज बचाओ आंदोलन और नवोदायन आंदोलन ने ये बात को सिद्ध किया है भैया कि बिना रासायनिक या बिना उर्वरकों के भी क्या कर सकते हैं, फसल का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, याद रखिएगा ये संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंध, ठीक, पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं, ठीक। मतलब जो ये संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम है ना, इसमें तो सरकार भी शामिल होती है, दूसरा स्थानीय समुदाय भी शामिल होते हैं ना, और ये सब मिलकर के क्या करते हैं कि जो रक्षित वन है इनके पुनर्निर्माण और प्रबंधन में सहायता करते हैं। अब देखिए औपचारिक रूप से, इधर देखिए औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत कौन किया था, 1988 में ओडिशा राज्य ने सबसे पहले शुरू किया था संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, ये याद रखिएगा। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव उड़ीसा राज्य ने किया था। वन विभाग के अंतर्गत, ठीक, संयुक्त वन प्रबंधन रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है, ठीक। मतलब जो रक्षित वन होते हैं, रक्षित वन के बचाव का कार्य कौन करता है,
संयुक्त वन प्रबंधन करता है। संयुक्त वन प्रबंधन किसके अंडर में है? ये वन विभाग के अंडर में है संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक। और ये क्या करता है? रक्षित वनों के बचाव का कार्य करता है। और इसमें जो स्थानीय समुदाय होते हैं ना, ये भी शामिल होते हैं, याद रखिए, ठीक। स्थानीय समुदायों को भी संयुक्त वन प्रबंधन में शामिल किया जाता है, जो कि वन विभाग के अंतर्गत है, याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए, और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं भी बनाई गई हैं ना, गांव लेवल पर। ये संयुक्त वन प्रबंधन है, इसने गांव के लेवल पर भी कुछ ऐसे संस्थाएं बना रखी हैं ना, सदस्यों को जोड़ा गया है, ठीक। इसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से काम करते हैं, ठीक, अभी बताया हमने। अब देखिए आगे, इसके बदले जो गाँव वाले हैं ना, समुदाय मध्य स्तरीय लाभ, जैसे अब क्या है कि जो गैर इमारती वन उत्पाद है ना, इनको दे दिया जाता है, गांव वालों को ही दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है भैया कि इस प्रबंधन में क्या होता है कि जो गैर इमारती वन है ना, वो गांव वालों का हक उस पर होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि वो भी इसमें शामिल है ना, इसके संरक्षण में। तथा सफल संरक्षण से प्राप्त, जैसे संरक्षण से अगर प्राप्त हो रही है इमारती लकड़ी ना, तो उसके लाभ के भी वो भागीदार होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। स्थानीय समुदाय हैं, इनको भी प्राकृतिक संरक्षण कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। लेकिन अभी ना ये फैसले लेने की प्रक्रिया में या फैसले लेने की मुख्य भूमिका में अभी नहीं आए हैं ना, अभी मेन डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है ना। धीरे धीरे आएंगे, लेकिन अभी मुख्य भूमिका में ये शामिल नहीं है, ठीक। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, ठीक, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, ठीक। ये याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का एक कोड है यहाँ पर, इसी कोड के साथ ये चैप्टर खत्म हो रहा है कि गौतम बुद्ध ने कहा था भैया कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है, ठीक। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो पेड़ है ना, ये कैसा जीवधारी है कैसा? असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए, ठीक, मतलब जो अपने के लिए, अपने जीवन के लिए ना, वो कोई मांग नहीं करता, कोई डिमांड नहीं करता। तो सतत पोषण के लिए भैया कोई मांग नहीं करता है, ठीक। दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, ठीक। जैसे फूल है, फल है, लकड़ी है, वो दानशीलता पूर्वक भेंट कर देता है, सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले जो विनाशक होते हैं ना, उनको भी छाया प्रदान करता है। गौतम बुद्ध का एक कोड है, याद रखिएगा, ठीक। मेंस में कभी कभी आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक। चले भैया, तो आज का एक चैप्टर खत्म हुआ, तब तक के लिए नमस्कार।